हेलो गाइस, वेलकम टू किंगडम ऑफ इन्वेस्टमेंट। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में सीखेंगे और वो है ईटीएफ वर्सेस म्यूचुअल फंड वर्सेस इंडेक्स फंड। म्यूचुअल फंड क्या होता है कि इसमें आप एएमसी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। एएमसी का मतलब है असेट मैनेजमेंट कंपनी। उसमें एक मैनेजमेंट होता है, एक टीम होती है पूरी जो आपके लिए स्टॉक पिक करती है और आपको रिटर्न दिलाने की कोशिश करती है। और आपको उसके बदले में क्या करना होता है, आपको उनको एक एक्सपेंस रेशियो देना होता है जो आपकी ही कैपिटल में से काटा जाता है। जनरली 1%, 1.5%, 0.5% वो हर साल आपके डिडक्ट होता है और उसके बदले में वो आपके लिए स्टॉक पिक करते हैं और आपको रिटर्न दिलाते हैं। अब म्यूचुअल फंड में दो कैटेगरी होती है, एक्टिव म्यूचुअल फंड और पैसिव म्यूचुअल फंड। एक्टिव म्यूचुअल फंड का ये मतलब होता है कि उनका जो मेन एम होता है वो ये होता है कि उस बेंचमार्क को उनको बीट करना है। बेंचमार्क किसी भी, अगर आप म्यूचुअल फंड की स्कीम देखेंगे तो उसमें कोई ना कोई बेंचमार्क होगा, जैसे निफ्टी 50 होगा या निफ्टी 100 होगा या फिर निफ्टी 150 मिड कैप या फिर स्मॉल कैप। इस तरह से कोई ना कोई बेंचमार्क जरूर होगा, तो वो उसको कोशिश करेंगे कि उस बेंचमार्क को बीट करने की। बीट करने का ये मतलब है कि मान लीजिए अगर निफ्टी 50 ने 13-14% का रिटर्न दिया उस साल, तो वो कोशिश करेंगे कि वो उसको बीट करके 17-18-20% का रिटर्न लाए। इसी तरीके से दूसरी जो कैटेगरी होती है वो होती है पैसिव म्यूचुअल फंड। पैसिव म्यूचुअल फंड का जो एम होता है वो ये होता है कि उनको बेंचमार्क को कॉपी करना है, वहाँ उनको बीट नहीं करना। यानी कि अगर 13% रिटर्न उन्होंने इंडेक्स ने दिया उस साल, तो वो भी कोशिश करेंगे कि वो 13% का रिटर्न निकाले। हालांकि ये थोड़ा सा कम होता है क्योंकि कुछ आपका एक्सपेंस रेशियो भी कटेगा और कुछ ट्रैकिंग एरर भी होती है। इस तरह की दो कैटेगरी होती है, एक एक्टिव म्यूचुअल फंड और एक पैसिव म्यूचुअल फंड। पैसिव म्यूचुअल फंड में आते हैं इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड का ये मतलब है कि इंडेक्स को सीधे के सीधे कॉपी कर लिया जाता है। जैसे निफ्टी 50 है, सेंसेक्स 30 है या फिर और भी कई तरीके हैं, जैसे निफ्टी आईटी है, निफ्टी फार्मा है, इसको सीधे के सीधे कॉपी कर लिया जाता है। अब एक्टिव म्यूचुअल फंड क्या कोशिश करते हैं कि वो इसको बेंचमार्क को बीट करे, यानी 17-18-20% का रिटर्न निकालें। और पैसिव म्यूचुअल फंड कोशिश करते हैं कि यार मैं जितना इंडेक्स का रिटर्न है उतना ही निकालूं, यानी 13-14% का। तो इसका मतलब तो आपको ये लगेगा कि कंफ्यूज हो जाओगे आप डेफिनेटली, कि फिर तो बेटर है कि एक्टिव म्यूचुअल फंड ही आप इन्वेस्ट करें। लेकिन डेटा आपको ये बताता है कि इवन इन लॉन्ग टर्म 67% जो एक्टिव म्यूचुअल फंड है वो इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पाते। अब एक्टिव म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की क्या प्रॉब्लम है कि आप इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में 15 साल, 20 साल, 30 साल के लिए। मान लीजिए आपने एम किया कि मुझे 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना है। अब आपने एक किसी एक्टिव म्यूचुअल फंड को उठाया, आपने उसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। 3-4 साल में आपको रियलाइजेशन हुआ कि इसका जो रिटर्न है वो बहुत ख़राब हो रहा है और आप उससे एग्जिट करके उससे निकलना चाहते हैं, फिर दूसरा म्यूचुअल फंड ढूंढना चाहते हैं। तो उससे आपको बहुत बड़ा नुकसान होता है। उससे आपको नुकसान होता है कि आपकी जो लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग है वो हैम्पर होती है। आपको बार बार टैक्स देना पड़ता है जो भी आपने रिटर्न बनाया। इसलिए पैसिव म्यूचुअल फंड होते हैं, ये आपको गारंटी करते हैं कि वो इंडेक्स के बराबर रिटर्न तो आपको निकाल के देंगे ही देंगे। तो आपका जो गलत, अगर आप म्यूचुअल फंड में फंस गए हैं तो वो आपकी जो प्रॉब्लम है, जो रिस्क है, वो उसको पैसिव म्यूचुअल फंड खत्म करता है। और तीसरी चीज़ आती है ईटीएफ। ईटीएफ क्या है? ये म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स के बीच की कहानी है। इसका मतलब ये होते तो एक तरीके से म्यूचुअल फंड ही है, इसमें भी कोई एएमसी होती है जो इनको निकालती है, जो बकेट ऑफ स्टॉक्स होते हैं। लेकिन ये ट्रेड होते हैं एक्सचेंज पे, जैसे कि स्टॉक्स ट्रेड होते हैं। जैसे कि आईटीसी का स्टॉक ट्रेड होता है, वैसे ही कोई मान लीजिए आईटीबीज का जो ईटीएफ है वो भी ट्रेड होता है। आप इसको रियल टाइम में भी खरीद सकते हैं। ईटीएफ कई तरीके के होते हैं, इक्विटी ईटीएफ होता है, गोल्ड ईटीएफ होता है, बॉन्ड ईटीएफ होता है। पर यहाँ पे हम जो मेन बात कर रहे हैं वो सिर्फ इक्विटी ईटीएफ की बात कर रहे हैं, यानी कि जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। तो अभी तक हमने जाना कि इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड और ईटीएफ, इनमें क्या डिफरेंस होता है और ये क्या क्या चीज़ें होती है। अब म्यूचुअल फंड और ईटीएफ तो बहुत ही अलग चीज़ हो गई। यहाँ पे मेन जो कन्फ्यूज़न है वो इंडेक्स फंड और ईटीएफ में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंडेक्स फंड क्या कर रहा है, किसी इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहा है, और ईटीएफ भी इस तरीके के होते हैं जो इंडेक्स को ही कॉपी करते हैं बहुत सारे। हालांकि डिफरेंट तरह के भी ईटीएफ होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो ईटीएफ होता है वो पैसिवली मैनेज्ड ही होता है। यानी कि मान लीजिए जो निफ्टी 50 का जो ईटीएफ है वो है निफ्टी 50 बीज या निफ्टी बीज के नाम से आपको मिल जाएगा, और इंडेक्स फंड भी इसी नाम से होगा कि जो भी एएमसी है, मान लीजिए एचडीएफसी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। तो ये भी इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहा है, ये भी इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहा है। तो हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? तो हम एक एक चीज़ को लेके हम इसमें कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहला कंपैरिजन करते हैं हम एक्सपेंस रेशियो को लेके। देखिए, एक्सपेंस रेशियो का क्या मतलब होता है? ये एक मैनेजमेंट फ़ी होती है जो मैनेजमेंट आपसे चार्ज करता है।
अब एक्टिव म्यूचुअल फंड में क्योंकि उसको लगातार स्टॉक पिकिंग करनी होती है और बहुत सारे स्टॉक्स खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, जहाँ पे भी सेक्टर में अच्छी टेलविंड्स हो रही होती है, जो अच्छा स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, अच्छी कंपनी परफॉर्म कर रही होती है, वो खरीदे जाते हैं। इंडेक्स फंड में क्या होता है, सीधे सीधे इंडेक्स को कॉपी किया जाता है। हमारा निफ्टी 50 जो इंडेक्स है वो फ्री फ्लोट मार्केट कैप के हिसाब से चलता है, यानी कि जिस कंपनी की फ्री फ्लोट मार्केट कैप सबसे ज़्यादा होगी उसका वेटेज सबसे ज़्यादा होगा, और जिसकी फ्री फ्लोट मार्केट कैप 50 नंबर पे आएगी उसका वेटेज भी वहाँ पे 50 नंबर पे आएगा निफ्टी 50 के तौर पे। इसलिए जो इंडेक्स फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो बहुत कम होता है। एवरेज अगर आप मान के चलिए, मान लीजिए अगर एक्टिव म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो 1% होगा, तो वहीं पे इंडेक्स फंड का जो एक्सपेंस रेशियो 1.1, 0.2, 0.3% होता है। वहीं पे अगर आप ETF की बात करते हैं तो वहाँ का जो एक्सपेंस रेशियो है वो और भी बहुत कम होता है, इवन उसका 1/10 होता है, यानी 0.02, 0.05 इतना कम एक्सपेंस रेशियो होता है। तो जब आप आपकी एक्सपेंस बचाते हैं, आपका एक्सपेंस रेशियो आप बचाते हैं, तो आपका रिटर्न बेटर होने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पे आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि ETF में अदर चार्जेस भी इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि आप उनको स्टॉक्स की तरह खरीदते हैं, तो उसमें आपको सेल करने पे आपको ब्रोकरेज चार्ज भी देना पड़ता है, STT चार्जेस वगैरह भी देने पड़ते हैं। उसके अलावा कुछ और चार्जेस भी होते हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन अगर आप अच्छे अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए आप लैक्स में अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं ETF में, तो आपको ये जो छोटा मोटा ब्रोकरेज चार्ज है, स्पेशली अगर आप डिस्काउंट ब्रोकर यूज़ करते हैं, तो 16-17 रुपये, 20 रुपये का जो आपको जो चार्जेस लगेगा वो आपके लिए कोई खास मायने नहीं रखता। लेकिन अगर आप कम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो ब्रोकरेज है और अदर चार्जेस है वो भी आपको बहुत मैटर करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से हम अगर देखें तो ETF एक मच बेटर चॉइस है। तो दूसरा जो पॉइंट है डिफरेंस करने का वो है प्राइस एंड लिक्विडिटी। अब देखिए ETF क्योंकि स्टॉक की तरह ट्रेड होता है तो आप इनको रियल टाइम में खरीद सकते हैं। जैसे कि किसी की वैल्यू 145 है तो आप उसको रियल टाइम में 145 खरीद सकते हैं। अगर वो नीचे चले गई है, कभी कभी होता है इस तरह कि एक दिन में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी भी होती है कि 2% इंडेक्स नीचे चले गया, तो आप इसका बहुत फ़ायदा ले सकते हैं। आप उस एग्जैक्टली उस टाइम पे उसको बाय कर सकते हैं। वहीं पे इंडेक्स फंड में ये प्रॉब्लम है कि आपको डे एंड की NAV आपको मिलती है, यानी कि अगर सुबह वो इंडेक्स 2% डाउन था और शाम को वो 2% अप हो गया, तो आप जब इन्वेस्ट करेंगे तो लास्ट में जो उसकी NAV रहती है यानी 2% अप, तो आप वहीं इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो आपको जो गैप मिला, आपको 2% नीचे था और अब 2% ऊपर, यानी 4% का जो गैप है इसका आप फ़ायदा नहीं ले सकते। वही ETF में आपको ये फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि लिक्विडिटी का ये मतलब है कि कितनी वॉल्यूम उसमें इन्वेस्ट हो रही है, कितनी वॉल्यूम डेली ट्रेड हो रहे हैं, कितने लोग बाय कर रहे हैं, कितने लोग सेल कर रहे हैं। अब इंडेक्स फंड में क्या होता है कि जब आप बाय करते हैं तो आप पैसा देते हैं AMC को। तो मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, AMC के पास गया और वो आपके बिहाफ पे स्टॉक खरीद लेगी। और ETF में अगर आप 1 लाख का ETF बाय करते हैं तो कोई ना कोई ETF का वहाँ पे सेलर होना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल जरूर अब धीरे धीरे ETF में भी बहुत अच्छी वॉल्यूम आ गई है, वरना बहुत सारे ETF ऐसे भी मिलेंगे जहाँ पे वॉल्यूम बहुत कम है। मान लीजिए 80,000 वॉल्यूम ही डेली ट्रेड हो रही है, आपको 1 लाख इन्वेस्ट करना है, तो ऐसे केस में आप नहीं कर पाते। और साथ में प्रॉब्लम क्या होती है कि प्राइस टू NAV एक गैप रह जाता है, यानी कि एफिशिएंट नहीं होता है। यहाँ पे इंडेक्स फंड गिरा 2%, यानी इंडेक्स मान लीजिए निफ्टी 50 2% गिरा, लेकिन क्योंकि प्राइस इनएफिशिएंसी है ETF में तो वो 1.5% ही गिरा और आपने मान लीजिए खरीद लिया उसको, और अब जब आप बेचना चाह रहे हैं, अब फिर से वॉल्यूम नहीं है तो बेचने में भी आपको दिक्कत आएगी। कई बार आपके जो सेल ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट ही नहीं होंगे, हो सकता है आपको कुछ डिस्काउंट पे भी बेचने। लेकिन इसका ये मतलब है कि आपको लिक्विडिटी का बहुत ध्यान रखना है। अगर लिक्विडिटी अच्छी है तो आप जैसे ही ऑर्डर लगाएंगे फर्स्ट से उसी सेकंड वो सेल हो जाएगा, और आप बाय का ऑर्डर लगाएंगे फट से वो बाय हो जाएगा। यानी कि लिक्विडिटी का देखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप कुछ नहीं, NSE की साइट पे जाके जो भी ETFs हैं सारे देख सकते हैं, उसमें डेली जो वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है वो वहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगा और आप उस हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप देखें कि मान लीजिए 2 अलग अलग ETF है निफ्टी 50 के, एक में वॉल्यूम कम है और एक में वॉल्यूम ज़्यादा है, तो आप हमेशा जिसमें वॉल्यूम ज़्यादा है उसी को ही ट्रेड करें, जिसमें वॉल्यूम कम है उससे थोड़ा दूर रहें। अब इंडेक्स फंड में क्या होता है कि ट्रैकिंग एरर है वो ज़्यादा होता है। ट्रैकिंग एरर का क्या मतलब है, एग्जैक्टली उस टाइम पे बाय और सेल नहीं हो पाता है। बहुत सारे और रीजंस भी होते हैं, जैसे इंडेक्स फंड में AMC आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट कर रही है। अब डेली मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, आपने इन्वेस्ट किया, आपको उस डे की NAV मिलती है, तो कुछ ना कुछ उसमें ट्रैकिंग एरर भी हो जाता है। यानी कि अगर 13% इंडेक्स ने
आपको रिटर्न दिया, तो आप ये मान के चलिए कि 12.5, 12.7, 12.9% ही आपको रिटर्न मिलने वाला है इंडेक्स में। कुछ कैश पोजीशन भी उनको कैरी करनी पड़ती है। वहीं ETF में ट्रैकिंग एरर है, वो ट्रैकिंग एरर ETF में भी होता है, लेकिन वो होता बहुत ही कम है, यानी कि बहुत 0.05, 0.01 इस तरीके का कुछ ट्रैकिंग एरर आपको जनरली ETF में मिलता है। तो ट्रैकिंग एरर के मामले में अगर आप देखेंगे तो ETF मच बेटर है। ETF को जो कैश पोजीशन है वो भी ऑलमोस्ट जीरो रखनी पड़ती है, बहुत ही कम कैश पोजीशन में उसका काम चल जाता है। वहीं इंडेक्स फंड में काफ़ी कैश पोजीशन रखनी पड़ती है, क्योंकि अगर रिडम्पशन आ जाता है एक साथ तो उनको बाय और सेल ना करना पड़े उसी टाइम पे, और कुछ कैश पोजीशन से वो लोगों को पैसे दे सके, इसलिए अच्छी कैश पोजीशन भी वो कैरी करते हैं, इसलिए कुछ एक ट्रैकिंग एरर भी जरूर आता है। अगर आप रिडम्पशन करते हैं तो भी आपको उस डे की NAV पे रिडम्पशन होता है। वहीं ETF में जब आप रिडम्पशन करते हैं तो उस मोमेंट जो भी उसकी प्राइस चल रही है, अगर वो सेल हो जाता है, वॉल्यूम्स हैं वहाँ पे, तो उसी टाइम आपका रिडम्पशन हो जाएगा। और एग्जिट लोड की भी बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स फंड में आपको कुछ एग्जिट लोड देना पड़ता है, कई बार ये ज़्यादा भी हो सकता है, इस तरह का भी हो सकता है कि 1% एग्जिट लोड देना है अगर विद इन 12 मंथ्स आपको बेचना है। ETF में यहाँ पे एग्जिट लोड की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पे भी ETF एक बेटर चॉइस हो जाता है। अब बेसिक रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है इंडेक्स फंड में, वो जनरली जितना भी AMC वहाँ पे अलाउ कर रही है, जनरली 500 से स्टार्ट होता है, तो आप 500 से भी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ETF जितनी उसकी वैल्यू होती है, मान लीजिए ETF की वैल्यू अभी 145 चल रही है, तो आप एक ETF आपको मिनिमम खरीदना पड़ेगा, तो यानी 145 आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अगर 2 ETF खरीदने हैं आपको तो वहीं पे इन्वेस्टमेंट 290 हो जाएगा। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगभग दोनों में ही बराबर है, तो कोई खास डिफरेंस नहीं है। हालांकि यह है कि इंडेक्स फंड में आप SIP इजीली कर सकते हैं, वहीं पे ETF में SIP करना आपके लिए हो सकता है आपका ब्रोकर अलाउ करता हो ना करता हो। हालांकि अब कई सारे ब्रोकर जो है स्टॉक्स में भी SIP अलाउ करते हैं, तो आप वो चीज़ भी कर सकते हैं उसमें। साथ में अगर आप रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो आपको डीमैट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है ETF में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि वो बिल्कुल स्टॉक्स की तरह ही होता है। वही इंडेक्स फंड के लिए आपको डीमैट अकाउंट की कोई ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल जैसे म्यूचुअल फंड खरीदते हैं वैसे ही आप इंडेक्स फंड को भी खरीद सकते हैं। और रिटर्न की बात करें आप, तो आपने देखा जैसे कि एक्सपेंस रेशियो ETF का कम है, ट्रैकिंग एरर भी ETF की कम है, और अगर लिक्विडिटी अच्छी है तो ETF का ही रिटर्न बेटर होता है। तो फिर क्या बेटर ऑप्शन है, आपको ETF में इन्वेस्ट करना चाहिए या आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? एक तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ETF में आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं जितने इंडेक्स फंड में नहीं मिलेंगे। ETF बहुत ज़्यादा वैरायटी के अवेलेबल है, IT ETF है, PSU बैंक का ETF है, बैंक का ETF है, फार्मा का ETF है, ऑटो का ETF है, इस तरह के बहुत सारे ETF आपको मिल जाएंगे। इतने ऑप्शन आपको इंडेक्स फंड में नहीं मिलते। और अगर इसमें अच्छी खासी वॉल्यूम है, अच्छी खासी लिक्विडिटी है, तो ETF एक बेटर ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि वो आपको रिटर्न ज़्यादा देगा, आप फ़ायदा उठा सकते हैं जब भी, क्योंकि वॉलेटिलिटी कई बार होता है मार्केट में बहुत ज़्यादा होती है। कई बार आप बजट डे में देखेंगे कि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, ऐसे टाइम में आप म्यूचुअल फंड में, इंडेक्स फंड में फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे उसका, लेकिन ETF में फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर मैं बोलूँगा, अगर मेरे ओपिनियन की आप बात करते हैं, तो मैं आपको ये कहूँगा, अगर आप चीज़ों को सिंपल रखते हैं, बहुत ही बेसिक लेवल के इन्वेस्टर हैं आप, तो इंडेक्स फंड एक मच बेटर ऑप्शन रहेगा। ज़्यादा हेडेक नहीं रहेगी, कोई वॉल्यूम्स आपको चेक नहीं करनी, क्योंकि वॉल्यूम का कोई इशू नहीं है। आपको डीमैट अकाउंट की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो भी आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा आपको SIP का जो ऑप्शन मिल रहा है, उससे आप क्या लॉन्ग टर्म के लिए आप अच्छा आपका जो डिसिप्लिन है वो बना सकते हैं। आपको मान लीजिए 15 साल 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, आपके पास 2 ऑप्शन है, ETF, इंडेक्स फंड। तो 20 साल के लिए अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो बेटर है आप इंडेक्स फंड में जाइए, क्योंकि हो सकता है आज आप जिस ETF में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें बहुत अच्छी वॉल्यूम्स है, लेकिन फ्यूचर में उसमें वॉल्यूम नहीं रही, तो फिर आपको बेचने में भी दिक्कत होगी, आपका अमाउंट भी टाइम के साथ बड़ा हो जाएगा, इतनी वॉल्यूम्स आपको नहीं मिलेगी, कई बार आपको डिस्काउंट पे बेचना पड़ेगा। और वहीं पे आप इंडेक्स फंड में आपको वॉल्यूम की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 10 लाख का रिडम्पशन लगाएंगे, आपके पास 10 लाख है म्यूचुअल फंड में, तो AMC आपके बिहाफ पे स्टॉक्स बेचेगी और आपको अपने आप 10 लाख रुपए का रिडम्पशन 2 से 3 वर्किंग डेज में आपके अकाउंट में आ जाएगा। ETF में हो सकता है कि ये दिक्कत आपको हो जाए, लेकिन वहीं पे अगर आप सीजन्ड इन्वेस्टर हैं, आप सीखना चाहते हैं, आप ज़्यादा रिटर्न बनाना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं, तो ETF एक मच बेटर ऑप्शन रहेगा। क्योंकि ETF इसलिए मच बेटर ऑप्शन रहेगा क्योंकि इसमें एक आप वॉलेटिलिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके अलावा डिफरेंट तरह के ETF हो सकते हैं, जैसे PSU बैंक बीज, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आप पिछले 1 साल में उसमें इन्वेस्ट करके 56% का रिटर्न बना सकते थे विदाउट सो मच रिस्क, क्योंकि ETF में इतना रिस्क नहीं होता है जितना स्टॉक में होता है।
लेकिन अगर आपको और भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं, ITBs है, इस टाइम थोड़ा गिरा हुआ है, हालांकि अभी भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि उससे दूर रहिए, क्योंकि अभी भी ये एक्सपोर्ट ड्रिवन बिजनेसेस हैं IT, जिसमें बाहर के जो क्लाइंट्स होते हैं, US में अभी बहुत रिसेशन वगैरह चल रहा है, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स भी बहुत हाई है, तो IT में भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, पर फ्यूचर में हो सकता है कि ITBs बहुत अच्छे डिस्काउंट पे चले जाए, ऐसे टाइम पे आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अगर आप सीजन्ड इन्वेस्टर हैं, आप ज़्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म आप ट्रेड कर सकते हैं और आप थोड़ा सा रिस्क लेने के विलिंग है, तो ETF एक बेटर ऑप्शन है। वहीं अगर आप चीज़ों को बिल्कुल सिंपल रखना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इंडेक्स फंड आपके लिए एक मच बेटर ऑप्शन है।